माँ सरस्वती और मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और पढ़ने पढ़ाने में जुड़े सभी साथियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की क्लास रहने वाली है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में समझने से पहले जानते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में एक सीधी सीधी बात समझे तो ऑब्जेक्ट होता है ओवर विच वर्क इज़ डन, यानी कि जिस पर कोई कार्य किया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है कि ऑब्जेक्ट पार्ट किसका होता है। जब हम बात करें कि ऑब्जेक्ट किसका पार्ट होता है तो हमारे सामने एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं हम सेंटेंस। जिसको क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो देखो, सेंटेंस में तीन बातें हुआ करती हैं। एक रहता है हमारा सब्जेक्ट, क्या रहता है? एक होता है सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज़ वर्ब, और वर्ब के बाद आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैटर नहीं करेंगे, उनको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? वर्ड्स। क्या लिखेंगे? वर्ड्स। अब देखते हैं, जब हमने सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ा तो हमने जो है फाइंड आउट किया कि सब्जेक्ट दो टाइप का होता है। क्या? या तो सब्जेक्ट नाउन होता है और या फिर सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है, कि ऐसे वर्ड्स जो दिखने में नाउन नहीं है लेकिन उनकी जो फंक्शन है वो सिर्फ क्या है? नाउन जैसी दिखाई देती है। आगे हम जानते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब वैसे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट ना कह के एक बहुत ही डीप टॉपिक रहने वाला है। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने क्या करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो उसके बेस पे वर्ब की हम दो टाइप जानते हैं। एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकेंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि अगर वर्ब को देखें तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक ऐसी वर्ब जो क्या करती है कि ऑब्जेक्ट को लेती है अपने साथ, एक ऐसी वर्ब जो अपने साथ हमेशा क्या है? ऑब्जेक्ट को लेती है, ठीक है, अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। और दूसरी टाइप होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ऐसी वर्ब जिसके आफ्टर कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट नहीं होता, वर्ड्स तो होते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स वहाँ पर किस फंक्शन में आए हैं, क्या उनका यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग उसका नेम कुछ और बन जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनता है। आगे हम देखते हैं वर्ड्स के बारे में कि अगर कोई वर्ड है, अगर वर्ड्स गिवन है तो वो क्या क्या हो सकते हैं। वो एक तो हो सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? एक तो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, एंड सेकंड वन हो सकता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो, जो हम इस क्लास में नहीं पढ़ने वाले हैं। और अगर बात करें थर्ड, तो थर्ड हो सकता है कि वो आपका कोई भी फ्रेज़ हो, कोई भी क्या हो? फ्रेज़ हो। अब हम इस क्लास में फ्रेज़ को भी नहीं पढ़ने वाले। हम क्या पढ़ेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्ट की टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ऑब्जेक्ट की भी बहुत सारी टाइप हुआ करती हैं, कुछ कहते हैं 2 टाइप्स होती हैं और कुछ कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की 3 टाइप्स हो जाया करती हैं, लेकिन हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ 2 टाइप्स के बारे में। देखो, ऑब्जेक्ट की 2 टाइप कौन कौन सी बन जाया करती हैं। एक होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब का एक्शन, यानी कि वर्ब ने क्या किया, वर्ब का जो भी एक्शन है उसको डायरेक्टली रिसीव करता है, क्योंकि इसका नेम ही क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में अगर हम कहें तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो रिसीव करते हैं डायरेक्टली एक्शन ऑफ वर्ब, किसी भी वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन अराइज करने पड़ते हैं। कौन कौन से? या तो आप क्वेश्चन पुट करो होगा, और या फिर क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हो व्हाट का, और या फिर आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो whom का। किसका? whom का।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम डीपली समझें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो ऑब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट होता है। क्या कहें? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमेशा ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ऑफ किसका ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड पॉइंट इसी के बारे में ये हुआ कि अगर हम प्लेस की बात करें कि अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी वाक्य में दोनों ही ऑब्जेक्ट गिवन हो, मीन्स आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी गिवन है और आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी गिवन है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या रहेगा? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस हमें क्या हमेशा क्या रहता है कि वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है। वर्ब और जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बीच में होता है हमेशा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझें। उससे पहले एक बात और भी आपको यहाँ क्लियर कर दे रही हूँ कि बहुत सारी बुक्स आपको मिसप्रिंटिंग देंगी। ठीक है, कि बहुत सारी किताबों में एक रूल जो है बिल्कुल गलत तरीके से लिखा जाता है और आपको रट्टा तो बिल्कुल मारना ही नहीं है। ठीक है, ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो किसी बुक को पढ़कर ही कर रहे हैं, सिर्फ रट्टा मार के कर रहे हैं, तो भाई बिल्कुल रट्टा छूट जाएगा। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहें। कैसे कि देखो, हमने बात की, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे? ही गिव मी अ पेन। ठीक है, हमारे पास एक सेंटेंस है कि ही गिव मी अ पेन। इससे पहले हमने जाना कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे सेंटेंस में वर्ब को। हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी गिवन सेंटेंस में वर्ब को। वर्ब को हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, मीन्स इसके बाद जो भी हमारे वर्ड्स आए हैं क्या वो नाउन या प्रोनाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही हुआ करता है। देखो, अगर हम क्वेश्चन अराइज करते हैं कि ही गेव व्हाट, ही गेव व्हाट, तो आंसर आता है ए पेन। ठीक है, ही गेव व्हाट, ए पेन। तो ए पेन हमारा हुआ यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए पेन हमारा क्या हुआ? हमारा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम क्वेश्चन अराइज करें कि ही गेव व्हाट, तो क्वेश्चन का आंसर आया अ पेन, और हम कहें कि पेन किसको दिया, टू होम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर आया मी, कि भाई मुझे दिया, तो मी हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें एक बिल्कुल विशेष बात यह है कि कभी भी गेव को डायरेक्ट मी की तरफ आप मत लेकर आओ, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट गिवन हैं तो ही होगा हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन क्या अराइज करना है। अगर हम क्वेश्चन अराइज करते हैं वर्ड से, क्वेश्चन अराइज करते हैं हम होम से, ठीक है, तो वो हमारा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम क्वेश्चन अराइज करते हैं टू होम, ठीक है, या फिर फॉर होम या फ्रॉम होम, तो फिर हमारा आंसर बनता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक दूसरी बात जो अधिकतर बच्चों को कंफ्यूज कर दिया करती है वो ये रहता है कि देखो, हम इसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमने सेंटेंस लिखा ही गिव मी अ पेन। ठीक है, और यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि हमारे वर्ब क्या है, गिव है। हमारी वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है, मीन्स ऐसी वर्ब्स जो अपने आफ्टर हमेशा ऑब्जेक्ट को कैरी करती हैं उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और ऐसी वर्ब्स जो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करती, मीन्स ऐसे वर्ब्स जिनका अपने आप में ही मीनिंग क्लियर हो जाता है, उन्हें कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ही गेव व्हाट, तो आंसर आया पेन। ठीक है, पेन हमारा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। आगे हमने पढ़ा ही गेव अ पेन टू होम, तो यहाँ पर हुआ मी। अब हमने क्वेश्चन क्या अराइज किया है? हमने क्वेश्चन अराइज किया है टू होम। लेकिन यहाँ पर जो ये टू प्रपोजिशन लगी है ये अंडरस्टूड होती है, इसको लिखा कभी नहीं जाता। अधिकतर हम क्या मान लेते हैं कि अगर इसी सेंटेंस को दूसरी फॉर्मेशन में दे रखा होता है, अगर इसी सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर रखा हो, तो हम कैसे जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं इसी को कि ही गेव ए पेन टू
मी। ठीक है, सेंटेंस तो ये भी ठीक है, अर्थ तो इसका भी कंप्लीट निकलता है, मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन जब हम इसमें क्वेश्चन अराइज करते हैं कि ही गेव टू whom, तो आंसर आता है टू मी। आंसर तो टू whom का यहाँ भी आ गया, आंसर तो टू whom का यहाँ भी आ गया, लेकिन यहाँ पर ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। यही वो बात है जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, और यही वो बात है जो अधिकतर बुक्स में मिसस्पेल्ट मिलती है, आपको मिसगाइड किया जाता है और बच्चे जो है अपने मार्क्स गवा बैठते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर रीज़न एक क्रिएट होता है कि क्योंकि इससे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि भाई मी दे रखा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन अगर इसी को हम टू मी कर देते हैं तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं आता है, वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है। यहाँ तक शायद आप सबको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आइए जानते हैं डायरेक्ट होते हैं। देखो, अभी तक हमने समझा कि जब भी बात होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, जब भी बात होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तो क्वेश्चन राइज किया जाता है या तो व्हाट, ठीक है, या फिर whom और या फिर who, या तो व्हाट या फिर who या फिर who भी हो सकता है। आगे हमने बात की इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, आगे हमने बात की इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो अपने दिमाग में, अपने मन में क्वेश्चन अराइज किया जाता है टू whom। ठीक है, क्वेश्चन अराइज किया जाता है टू whom या फिर हम कहें फॉर whom, ठीक है, या कहें फॉर whom और या फिर कह सकते हैं फॉर whom। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ हमें अराइज करने हैं। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ तो मिलेगा नहीं, तो जब भी लिखा हुआ क्या मिलेगा देखते हैं। फर्स्ट है सी राइट्स अ लेटर टू हर फादर, सी राइट्स ए लेटर टू हर फादर। तो क्वेश्चन अराइज करने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी वर्ब को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वर्ब हुई हमारी राइट। अब एक क्वेश्चन राइज होगा कि राइट किया, तो उसने क्या राइट किया, सी राइट्स व्हाट, तो व्हाट का आंसर मिला लेटर। ठीक है, वर्ड का आंसर मिला लेटर, तो लेटर हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लेटर उसने किसको लिखा, ठीक है, टू whom। अब टू whom का जो इसमें आंसर है वो तो हमें मिल गया कि टू हर फादर हुआ। ठीक है, टू whom का हमें आंसर तो भले ही मिल गया, लेकिन ये यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आफ्टर, क्योंकि हर फादर से पहले हमारी प्रेपोजिशन गिवन है, और प्रेपोजिशन के साथ जो भी अगर वर्ड गिवन होता है, जितने भी वर्ड्स दिए जाते हैं वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं, कभी भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर टू हर फादर मीन्स हर फादर को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहना गलत होगा। कैसा होगा, गलत होगा। ठीक है, आगे इसी को देखते हैं कि अगर फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सही होता तो फिर कैसे होता। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले वर्ब को फाइंड आउट किया। वर्ब हमारी राइट्स है। ठीक है, तो सी राइट्स व्हाट, सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। उसने क्या लिखा, ए लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। टू whom, इसको लिखा, हर फादर को लिखा। तो यहाँ पर लेटर हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हर फादर हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बच्चे जो है, कुछ एक बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि देखो सेंस तो इसमें भी वही बनती है और सेंस इसमें भी वही बनती है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में मेन डिफरेंस हमने रूल के अकॉर्डिंग यही पढ़ा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स हर फादर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आता है। ठीक है, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, हमेशा वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आता है। दूसरा रूल हमने पढ़ा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी किसी प्रेपोजिशन को कैरी नहीं करता है। ये बात आप विशेष रूप से दिमाग में बैठा लें। सेंस चाहे भले ही आपके सेंटेंस की सही हो, हमें सेंस से कोई लेना देना नहीं है, हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। हिज फादर ट्रस्टेड डॉक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वर्ब को फाइंड आउट करना है। वर्ब हमारी ट्रस्टेड हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन राइज करेंगे ही ट्रस्टेड whom, ही ट्रस्टेड whom। अगर हमने क्वेश्चन राइज किया कि वो किसको
उसके फादर किसको ट्रस्टेड करते थे, तो आंसर आया डॉक्टर्स। अब हुम का आंसर दिया है तो ये हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आई थ्रू द कैचर द बॉल। देखो ये जो एग्जाम्पल होने वाले हैं, ठीक है, ये जो आपके 4 सेंटेंसेस गिवन है ना, इन्हें में आपके पूरे ऑब्जेक्ट का निचोड़ है। ठीक है, देखते हैं कैसे। आई थ्रू द कैचर द बॉल, क्वेश्चन अराइज करते हैं। सबसे पहले वर्ब को फाइंड आउट करें। वर्ब को फाइंड आउट करने के पश्चात हम देखेंगे कि क्वेश्चन अराइज क्या करें। सबसे पहले करेंगे या तो व्हाट या हु या हुम, देन थ्रू द बॉल। तो हमने देखा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन राइज करेंगे ही थ्रू व्हाट, ही थ्रू व्हाट। तो व्हाट का आंसर दिया किसने, द बॉल ने। व्हाट का आंसर दिया द बॉल ने, तो द बॉल हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द बॉल हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बॉल किसको फेंकी गई, ठीक है, तो थ्रू क्या क्या बॉल, और बॉल को किसको फेंका गया, तो वो आंसर आया हमारा द कैचर। ठीक है, अगर टू होम की बात करें तो टू होम का आंसर दिया द कैचर ने, तो ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे देखें, आई थ्रू द बॉल टू द कैचर, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें कितने ऑब्जेक्ट गिवन हैं, 2 नहीं, एक ही है। कैसे, आई थ्रू व्हाट, आई थ्रू द बॉल। अब यहाँ पे व्हाट का आंसर आ गया, तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड अगर बात करें टू होम का आंसर तो मिला, लेकिन प्रेपोजिशन होने के कारण ये सारा का सारा बन गया क्या, प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं कि विद द विंड इन माई आई रेड द कैचर्स सिग्नल। ठीक है, तो देखो हमने एक बात को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। क्वेश्चन पेपर में जब भी आपको ये सेंटेंस गिवन होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा हम उसको काट देंगे। ठीक है, वो हमारे किसी काम का नहीं है सिवाय कंफ्यूज करने का। आगे हम क्या करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ, और जो है रेड क्या हुआ, यहाँ पे रीड की तीनों ही स्पेलिंग सेम होती है। अब इसको आप रीड भी पढ़ सकते हो। ठीक है, पहले होता था रीड रेड रेड, आज टाइम में रीड ही हम पढ़ते हैं। तो रीड यहाँ पर क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ। ठीक है, और वर्ब फाइंड आउट करने के पश्चात हम क्या करेंगे कि व्हाट, आई रीड व्हाट, तो आंसर आया सिग्नल। आंसर क्या आया, सिग्नल। तो सिग्नल हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कैचर्स की। अब बात करते हैं कैचर्स, जो वर्ड आया है उसके बारे में ध्यान से देखें तो इसमें लगा है अपोस्ट्रोफी एस, इसमें लगा है आपका अपोस्ट्रोफी एस। तो ये आपका पोजीशन शो करता है, और पोजीशन शो करने की वजह से, या फिर हम कहें कि सिग्नल हमारा नाउन हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है, तो सिग्नल हमारा हुआ नाउन, और नाउन को ही इस वर्ड ने क्वालिफाई कर दिया है। नाउन के बारे में ही ये कुछ ऐड करता है, तो इस बारे में ये हुआ यहाँ पर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होने के कारण यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, देखो फिर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता था, ये हो सकता था आई रेड द कैचर द सिग्नल, आई रेड व्हाट, तो आंसर इज सिग्नल। यहाँ पर ये हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सिग्नल किसका, ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन भी नहीं लेता है। और सेकंड बात ये है कि ये वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब और जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके बीच में आया है। अगला देखें, ही सेइंग ए स्वीट सॉन्ग। देखो बिल्कुल हमें जो है 2 टाइप्स का तो बिल्कुल अच्छे से पता ही है कि ऑब्जेक्ट के 2 टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। लेकिन कुछ एक मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी 3 टाइप्स होती है। ठीक है, तो 3 टाइप्स होती है, उसको कहा जाता है कॉग्नेट। उसको क्या कहा जाता है, कॉग्नेट, उसको कहा जाता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें वर्ब और ऑब्जेक्ट एक ही कैटेगरी के हों। ठीक है, कि जहाँ पर वर्ब और ऑब्जेक्ट एक ही कैटेगरी के दिखाई देते हैं, एक जैसे सिमिलर दिखाई देते हैं। कॉग्नेट वर्ड का मीनिंग भी सिमिलर होता है। ठीक है, कि जहाँ पर आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट एक ही कैटेगरी के दिखाई देते हैं तो उनको कहा जाता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये नाउन हुआ है यूज़,
तो हम क्वेश्चन राइज करते हैं, ही सेइंग ए स्वीट सॉन्ग, ये हमारा गिवन सेंटेंस है। इसमें हम सबसे पहले वर्ब को फाइंड आउट करते हैं। वर्ब को फाइंड आउट करने के बाद क्वेश्चन राइज होता है व्हाट, तो ही सेइंग व्हाट, ही सेइंग ए सॉन्ग। तो सॉन्ग यहाँ पर हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है तो भी आपका सही है, अगर कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट गिवन है तो भी ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, द सोल्जर फोर्ट ए फाइट, द सोल्जर फोर्ट ए फाइट, फोर्ट हमारा वर्ब हुआ, ठीक है। फोर्ट व्हाट, तो व्हाट का यहाँ पर आंसर दिया फाइट ने, हमने क्वेश्चन राइज किया व्हाट, व्हाट का क्वेश्चन दिया फाइट ने, और फाइट क्या हुआ हमारा फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फाइट क्या हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि फाइट और फोर्ट एक जैसे हैं, एक ही कैटेगरी के हुए, तो हम इन्हें कॉग्निट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। द प्रोफेसर गेव हिज स्टूडेंट्स ए चांस फॉर एक्स्ट्रा क्रेडिट, तो सबसे पहले वर्ब को फाइंड आउट किया, गेव हुआ, तो गेव व्हाट, तो गेव व्हाट का आया चांस, व्हाट का आंसर दिया चांस, ठीक है, चांस ने, तो यहाँ पर हुआ ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और चांस किसको दिया, टू हुम, तो फिर हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी के साथ हमने बेहतरीन तरीके से समझा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके जो टाइप्स होते हैं, कि चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो, और चाहे इवन अगर हमें कॉग्निट ऑब्जेक्ट भी फाइंड आउट करना हो, तो हम कितनी आसानी से और कितने अच्छे ढंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो को देखते रहें, और अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें।